नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर अमेरिकी हवाई शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के उनके अपने आह्वान का मजाक है। साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने अमेरिकी बमबारी और इसराइल के आक्रमण की न तो आलोचना की और न ही निंदा की। विपक्षी दल ने ईरान के साथ तत्काल कूटनीति और बातचीत की अनिवार्यता को दोहराया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर अमेरिकी हवाई शक्ति का इस्तेमाल करने का फैसला ईरान के साथ बातचीत जारी रखने के उनके अपने आह्वान का मजाक उड़ाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से अपील की है कि वह ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने से रोके। यह बयान उस वक्त आया जब ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने बताया कि ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसका आखिरी फैसला अब भी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में है। रविवार को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि मैं चीन की सरकार से कहना चाहता हूं कि वे ईरान से इस बारे में फोन पर बात करें, क्योंकि चीन भी अपने तेल के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर काफी हद तक निर्भर है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईरान जलडमरू मध्य को बंद करता है तो यह उनके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद हैं, लेकिन बाकी देशों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका असर उनके आर्थिक हालात पर हमसे कहीं ज्यादा पड़ेगा। बता दें कि होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया भर में गैस और तेल की आपूर्ति के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। यह मध्य पूर्व के तेल भंडार वाले देशों को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले की कड़ी निंदा की है। उत्तर कोरिया ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया, जिसका मुख्य सिद्धांत किसी देश की संप्रभुता का सम्मान करना और उसके आंतरिक मामलों में दखल न देना है। उत्तर कोरिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय अखंडता और किसी भी स्वतंत्र देश की सुरक्षा हितों के खिलाफ है। उत्तर कोरिया ने कहा कि किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता में बाधा डालने वाले खतरे या बल प्रयोग का विरोध करना ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर की मूल भावना और उद्देश्य है, जिसे पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी मानती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिका इसराइल को जमीन हड़पने वाला बना रहा है, वह इसराइल के क्षेत्रीय विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। बयान में ये भी कहा गया कि इस समय मध्य पूर्व की स्थिति वैश्विक शांति और सुरक्षा की नींव को हिला रही है और इसका कारण है इसराइल का लगातार युद्धों और जमीन के विस्तार के जरिए अपने एक तरफा हितों को आगे बढ़ाना। इसके पीछे पश्चिमी देशों की वह सोच है जिसने ऐसी कार्रवाइयों को छूट दी और बढ़ावा दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं होती, चाहे वह इसराइल और ईरान के बीच हो, भारत और पाकिस्तान के बीच हो या कहीं और हो। इससे आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेरे विचार से ईरान एक संप्रभु और मजबूत राष्ट्र है। जिस तरह भारत को हमला होने पर अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उसी तरह ईरान को भी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए अमेरिकी हमलों का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बनीज ने कहा कि हम किसी भी तरह की लड़ाई या बड़े स्तर का युद्ध नहीं चाहते हैं। हम लगातार बातचीत और कूटनीति की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ईरान से अपील की कि वह कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होने का खतरा हो। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन हमलों के साथ अमेरिका का मानना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए काम करेंगे। चीन ने रविवार को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान पर अमेरिका के हमलों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में मौजूद परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की चीन कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई
संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है और इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। लिन जियान ने कहा कि चीन संघर्ष में शामिल सभी पक्षों, विशेष रूप से इसराइल से अपील करता है कि वे जल्द से जल्द संघर्ष विराम करें, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और संवाद शुरू करें। उन्होंने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर प्रयास करने, न्याय कायम रखने और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र में कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी मध्य पूर्व में खतरनाक मोड़ का संकेत है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों फोर्दो, नतांस, इस्फहान पर बमबारी की है। 15 देशों की परिषद ने रविवार को आपातकालीन सत्र के लिए बैठक की। महासचिव गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा बमबारी एक ऐसे क्षेत्र में खतरनाक मोड़ का संकेत है जो पहले से ही संकटग्रस्त है। संकट की शुरुआत से ही मैंने मध्य पूर्व में किसी भी सैन्य वृद्धि की बार बार निंदा की है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को अपने 3 विधायकों को पार्टी के मूल मूल्यों के विपरीत विचारधाराओं का पक्ष लेने और जनहित के खिलाफ काम करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। पीटीआई के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए आधिकारिक बयान में कहा कि पार्टी से निष्कासित किए गए विधायकों में अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज और मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार शामिल हैं। पार्टी ने कहा कि विधायकों को सांप्रदायिक, विभाजनकारी और नकारात्मक विचारधाराओं का समर्थन करने के लिए हटाया गया है, जो समाजवादी पार्टी के समावेशी और प्रगतिशील सिद्धांतों के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने पुष्टि की है कि इस हमले के तीनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और वे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। यह खुलासा 2 स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिन्होंने हमलावरों को भोजन और शरण दी थी। 22 अप्रैल को पहलगाम के पैसारन घाटी में भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई। हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्धों, पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा और स्थानीय कश्मीरी आदिल हुसैन ठोकर की स्केच जारी की थी। हालांकि एनआईए की जांच में अब यह साफ हो गया है कि ये तीनों व्यक्ति हमलावर नहीं थे। एनआईए ने रविवार को 2 स्थानीय लोगों, परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान इन दोनों ने खुलासा किया कि तीनों हमलावर पाकिस्तानी थे और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार परवेज और बशीर ने जानबूझकर 3 सशस्त्र आतंकियों को हमले से पहले हिल पार्क में एक मौसमी ढोक में आश्रय दिया था। दोनों ने हमलावरों को भोजन और अन्य रसद सामग्री भी उपलब्ध कराई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.